नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो त्यागपत्र एक कहानी है। ये आपके हिंदी एमए साहित्य के सब्जेक्ट में है। तो उसी के विषय में एक बताऊंगी। एक पैराग्राफ है तो उसकी व्याख्या करके, ठीक है ना। तो देखिए, जो त्यागपत्र कहानी है उसका संदर्भ क्या है। प्रस्तुत उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित त्यागपत्र नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्य खंड के माध्यम से लेखक ने त्यागपत्र उपन्यास की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन किया है। अब देखिए, त्यागपत्र के उद्देश्य को बताती हुई डॉक्टर नीरजा कुमारी ने बताया है कि त्यागपत्र की मृणाल के माध्यम से भारतीय समाज को खोखला करने वाले पारस्परिक मानदंडों और मान्यताओं पर करारी चोट की गई है। मध्यवर्गीय समाज की विडंबना यही है कि व्यक्ति स्वच्छंद प्रेम का बीड़ा उठाता है और उसकी परिणति विवाह में ढूंढने लगता है, लेकिन बदले में उसे निराशा के और कुछ हाथ नहीं लगता। समाज उसके रास्ते में इतने रण बिछा देता है कि वह उनसे जूझते एक दिन दम तोड़ देता है। और भाव साम्य क्या है। उपयुक्त उपन्यास में समाज की विडंबना को दर्शाया गया है। भाषा शैली भाषा भावात्मक, हृदय स्पर्शी एवं संस्कृत सरल, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही दूसरा पैराग्राफ है त्यागपत्र का। तो उसमें यह है कि भाभी जो अनुशासन में रखती है उसको, उसके विषय में है, और मृणाल की सुंदरता के विषय में है। संदर्भ वही है। प्रस्तुत उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित त्यागपत्र नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्य खंड के माध्यम से लेखक ने त्यागपत्र उपन्यास की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन किया है। अब देखिए, तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। इस उपन्यास की नायिका मृणाल है, उसकी आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या। त्यागपत्र एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। बचपन से माता पिता के अवसान के कारण नायिका मृणाल अपने भाई प्रमोद के साथ पछाव में रहती है। नायिका मृणाल के दो भाई थे, जिसमें से एक भाई बर्मा चले गए थे। उनकी दो बहनें थीं, वो दोनों बहनें प्रसव पीड़ा में मर गई थी। सबसे छोटी अकेली बहन के रूप में अपने भाई की विशेष स्नेह रखती हुई नायिका मृणाल अपने भाई भाभी और भतीजे प्रमोद के साथ रहती है। नायिका मृणाल अत्यंत सुंदर थी। जैनेन्द्र जी ने उसके सौंदर्य की व्याख्या करते हुए बोला, बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप भगवान कब और किसको दिखा देता है। जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की उसकी भावना अंदर रहती है। पिताजी तो बुआ को की मोहिनी मूरत पर खुश हो जाते थे। नायिका मृणाल के इसी रूप सुंदरता, उसके भाई के प्रेम को देखकर उसकी भाभी को हमेशा डर लगा रहता था कि मृणाल बिगड़ न जाए, इसलिए उसकी भाभी उसे सख्त अनुशासन में रखती थी। अगला पैराग्राफ है। मृणाल स्कूल ड्रेस खींचती थी। तो इसका संदर्भ वही फिर कि ये जैनेन्द्र जी द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो इसमें अब इसकी व्याख्या क्या है। इसका प्रसंग फिर से वही है। प्रस्तुत लघु उपन्यास के माध्यम से मृणाल के पारिवारिक एवं आत्मविचार का वर्णन किया गया है। नायिका मृणाल रोज विद्यालय आती थी और वापस घर आकर अपने प्यारे भतीजे प्रमोद को विद्यालय की शरारतें बताती थी। उसके साथ फिर बहुत हंसी खेलती रहती है। उसका प्यारा भतीजा प्रमोद भी अपनी बुआ से बहुत प्यार करता है और सदैव उसके साथ स्नेह रहने की अभिलाषा रखता है। नायिका मृणाल अपनी सहेली शीला के भाई से बहुत स्नेह करने लगती है और रोज मृणाल देर से घर आती है। अब उसमें यौवन सहज भावनाएं जागृत होने लगी थी, इसलिए वह रोज शाम के समय अपनी छत पर खटोला डालकर ऊपर उड़ रही चीलों को देखती रहती और स्नेह के स्वप्न में पंछी की तरह उड़ने की कल्पना करने लगी। नायिका मृणाल की इस अवस्था का चित्रण जैनेन्द्र ने इन शब्दों में बताया है कि उस समय उनके मन में कुछ नहीं ठहरता था, न विचार न अविचार, जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का बस बस उड़कर आना चाहता हो। वह बेबाक हंसती थी और मुझे पकड़कर इस ओर से उस ओर खींचती थी। 10वां, मृणाल प्रमोद को डैश 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 स्वर्ग बन सकता है। संदर्भ वही जैनेन्द्र जी का ये जो है जैनेन्द्र जी ने लिखा है त्यागपत्र, ठीक है, शीर्षक है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि प्रस्तुत प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मृणाल सामाजिक परिस्थितियों तथा उसकी प्रताड़ना को स्वीकार करती हुई अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ये है इसमें, ठीक है ना। अब ये देखिए, प्रस्तुत व्याख्या क्या है। मृणाल अपने भतीजे
को बताती है कि वह कोयले वाले के साथ रहने से गर्भवती हुई है और अब वह उससे उसके विरक्त होने लगा है। इसलिए वह सोचती है कि वह आदमी उसे छोड़कर अपने परिवार के साथ चला जाए। मृणाल समाज के प्रति विश्वास दिलाते हुए बोली कि मैं समाज के नियमों को नहीं तोड़ूंगी। अगर समाज टूटा कि फिर मैं किसके भीतर बनेंगे या बिगड़ेंगे, इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज में अलग होकर उसकी अभिलाषाओं में खुद टूटती रहूं। कोयले वाले के अपने परिवार लौट जाने से मृणाल एक गांव में पढ़ाने लगी। तभी वह वहां प्रमोद से मिली। उस समय प्रमोद का विवाह होने वाला था, परंतु मृणाल और प्रमोद के संबंध के कारण विवाह नहीं हुआ। प्रमोद की मां के मरने के बाद मृणाल को एक पत्र मिला, जिसमें मृणाल बताती है जिन लोगों के बीच बसी है वे समाज की जूठन है, और कौन जानता है कि वे जूठन होने के भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन आखिर तो वह इंसान है। और यह बात जबकि उनके बीच आ पड़ी हूँ, मैं साफ देखती हूँ कि मैं किसी भी और बात पर अब जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। उनकी बुझती और जगती इंसानियत के भरोसे ही रहना चाहती हूँ, और मैं दर दर भटकी हूँ। और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है कि दुर्जन लोगों की सद्भावना के अलावा मेरी कुछ और पूंजी नहीं। इसलिए मृणाल प्रमोद से पैसे मांगती और कहती है कि खूब कमा और कमा कर सब इस गड्ढे में ला पटका कर। सुना कि नहीं कि जो रुपए के जोर से यह नर्क कुंड स्वर्ग बन सकता है। अब देखिए, विस्तृत तो उत्तरीय प्रश्न है इसमें। हिंदी गद्य साहित्य के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए। संसार की प्रत्येक भाषा के साहित्य के इतिहास का यदि हम सिंहावलोकन करें तो यह तथ्य ज्ञात होता है कि प्रत्येक भाषा में गद्य के पहले पद्य की सृष्टि हुई। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि पद्य को कंठस्थ करना बहुत सरल है। दूसरे पद्य चूंकि संगीतमय होता है, अतः वह मानव हृदय को अधिक आकर्षित करता है। हिंदी भाषा के साहित्य में हमें यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। हिंदी साहित्य के विकास के प्रारंभ में गद्य साहित्य उपलब्ध नहीं होता, परंतु गद्य का इतिहास आधुनिक हिंदी साहित्य की ही देन है। परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य लिखा ही नहीं जाता था, अथवा आधुनिक युग से पूर्व हिंदी में गद्य लेखन का पूर्ण अभाव था। हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप खड़ी बोली के प्रारंभ होने से पूर्व राजस्थानी भाषा तथा ब्रज भाषा के गद्य का लेखन दृष्टिगोचर होता है। राजस्थानी भाषा में गद्य। राजस्थान में पद्य के साथ साथ गद्य के लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। वहाँ चरण भाटों ने पद्य के साथ साथ धर्म, नीति तथा इतिहास आदि विषयों पर पद्य के साथ साथ गद्य भी लिखा। तत्कालीन डिंगल भाषा में नैतिक व पौराणिक विषयों पर कुछ रचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनके अतिरिक्त इस भाषा में कुछ लोकप्रिय कहानियां भी गद्य में लिखी गईं। जैन संतों ने भी वैदिक धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र पर राजस्थानी भाषा में कुछ ग्रंथों की रचना की। ब्रज भाषा में गद्य। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। भक्ति काल में ही हमें गद्य दर्शन सर्वप्रथम निम्नलिखित 3 गोरखपंथी पुस्तकों में होते हैं। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख जी की 17 कला। सॉरी। अब देखिए, पुस्तक है 84 वैष्णव की वार्ता, गोसाई। इसके लेखक है गोसाई गोलकनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता, गोसाई गोलकनाथ। श्रृंगार रसमंदन, गोसाई विठलनाथ। अष्टमान नाभादास। और फिर स्वामी हित हरिवंश की पत्नी अज्ञात, भुवन दीपिका अज्ञात। रीतिकाल में गद्य साहित्य। रीतिकाल में रचित अनेक काव्य ग्रंथों की टीकाएं ब्रज भाषा में गद्य रूप में लिखी गई। केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं रामचंद्रिका, बिहारी सत्सई तथा श्रृंगार शतक आदि ग्रंथों की टीकाएं ब्रज भाषा में गद्य रूप में लिखी गई, परंतु इनका गद्य सुव्यवस्थित एवं व्यवहारिक नहीं है। खड़ी बोली में गद्य। वास्तव में खड़ी बोली हिंदी के आधुनिक पद्य की रचना है। सर्वप्रथम अकबर के दरबारी कवि गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा में खड़ी बोली गद्य का व्यवहार किया, किंतु राम प्रसाद निरंजनी लिखित भाषा रोग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम खड़ी बोली का परिमार्जित रूप मिलता है। वास्तव में हिंदी गद्य का क्रमिक विकास करने का श्रेय जिन 4 लेखकों को है वे हैं लल्लू लाल, फिर दूसरे हैं सदल मिश्र, तीसरे हैं मुंशी सदा सुखलाल और चौथे हैं ईशा अल्लाह खां। चौथे कौन है? ईशा अल्लाह खां। अब देखिए, लल्लू लाल, इन्होंने प्रेम सागर की रचना की, जिसमें ब्रज भाषा का पुट और पंडिताऊपन है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू शिक्षक जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से रचना कर रहे थे। अब अगले हैं सदल मिश्र। तो इन्होंने पूर्वी प्रयोग संयुक्त व्यवहारोपयोगी खड़ी बोली में नासिकेतोपाख्यान की रचना की। इनकी भाषा में अधिक प्रभाव होने के कारण यह परवर्ती गद्य साहित्य के विकास में सहायक एवं प्रेरक सिद्ध हुई। मुंशी सदा सुखलाल, इनकी भाषा में पंडिताऊपन है। इन्होंने विष्णु पुराण से कई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर गद्य में पुस्तकें लिखी हैं। अब है ईशा अल्लाह खां।
रानी केतकी की कहानी में फारसीपन लिए हुए खड़ी बोली प्रयुक्त है। इस प्रकार खड़ी बोली गद्य के विकास में 4 महानुभावों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए इंशा अल्लाह खां की भाषा। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी या उदय भान चरित्र की रचना भाषा प्रयोग की दृष्टि से की थी और उन्होंने भूमिका में स्पष्ट लिखा है, कोई कहानी ऐसी कहिए कि हिंदी की घुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल कली के रूप में लिखे। वह चाहते थे कि उसमें से हिंदीपन भी न निकले और भाषापन भी हो। उनके समक्ष उर्दू तथा संस्कृत मिश्रित हिंदी दोनों के नमूने थे, पर वह न तो अपनी भाषा को उर्दू पारसी मिश्रित बनाना चाहते थे और न संस्कृत मिश्रित। वह उसे गंवारू या प्रांतीय भी न होने देना चाहते थे। अतः उन्होंने अपनी भाषा को एक नए पक्ष पर चलाया। उनकी भाषा का नमूना यहाँ प्रस्तुत है। कोई क्या कह सके। जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे, पक्के चांदी के थक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे, और जितनी ढबकी नावें थी, सुनहरी सजी सजाई कसी कसाई और 100 लचके सतियां जातियां ठहुरातियां फिरातियां थी, उन सभी पर खचाखच कंचनियां रामजनियां डोमनियां भरी हुई अपने अपने कर्तव्यों में नाचती गाती बजाती फांदती धुएं मचातियां अंगड़ातियां जमहातियां उंगलियां और दुली पड़तियां थीं। उपयुक्त का उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इंशा अल्लाह की भाषा में गढ़त शब्दों का बाहुल्य है तथा उनकी शब्दावली केवल ठेठ और तद्भव शब्दों से बनी है। उसमें संस्कृत की तत्सम पदावली का बहिष्कार है तथा ब्रज अवधी और बुंदेली आदि प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही अरबी फारसी के शब्दों को भी स्थान नहीं दिया है, केवल उर्दू की चपलता एवं मुहावरों का अपनाया है। उनकी भाषा शैली में चटक मटक है। उन्होंने गद्य में भी पद्य की भांति तुक मिलाने की प्रवृत्ति अपनाई है और कहीं कहीं पारसी का वाक्य विन्यास भी अपनाया है। यथा सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया है। इस सिर झुकाने के बाद ही दिन रात जगता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यार को। यह चिट्ठी को पीक भरी कुंडर तक जा पहुंचा। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, आरंभ काल चारों लेखकों में ईशा की भाषा सबसे अधिक चटकी और मुहावरेदार चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले से बहुत कुछ मन चुकी थी, जिससे उर्दू बोली के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत में आया करते थे। अच्छा बात यह है कि इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। गद्य की एक साथ परंपरा वाले उपयुक्त चारों लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदन लाल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। इंशा अल्लाह की भाषा का महत्व परंपरा प्रवर्तन में नहीं है, अनुकरण प्रवर्ती युग में नहीं हुआ। ईसाइयों का सहयोग और समाचार पत्र। ईसाई मिशनरियों ने जनता तक अपनी बाइबिल का प्रचार करने के लिए खड़ी बोली गद्य में उसका अनुवाद कराया और समाचार पत्रों तथा स्कूल बुक सोसाइटियों के माध्यम से भी गद्य का पर्याप्त प्रचार हुआ। 1826 में युगल किशोर शुक्ल ने उदंड मार्तंड नामक पहला समाचार पत्र कलकत्ते से प्रकाशित किया। कई अन्य अखबार अपनी भाषा शैली के लिए महत्वपूर्ण है। राजा शिव प्रसाद की फारसी बहुल भाषा शैली की प्रतिक्रिया में हिंदी के विद्वानों ने सन 1850 सुधाकर नाम का शुद्ध हिंदी भाषा का पत्र निकाला। इसके 2 वर्ष बाद आगरा नगर के से बुद्धि प्रकाश नामक परिमार्जित भाषा शैली वाला एक पत्र और निकाला। ठीक है जो सामाजिक दृष्टि से भी प्रगतिशील था। ठीक है, गद्य का विविध रूपों में विकास। ठीक है, गद्य का विविध रूपी विकास। यद्यपि जो ब्रिटिश सरकार की नीति हिंदी की प्रतिकूल थी, हिंदी के क्या थी, प्रतिकूल थी, और अदालत तथा अन्याय शासन के क्षेत्रों में उसने इसकी प्रगति को रोका। जो न्यायिक शासन था उसने इसकी प्रगति को रोका, फिर भी उसे नवीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे स्थान देना ही पड़ा। ऐसे ही समय सन 1832 से 1835 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शिक्षा विभाग में क्या किया, प्रवेश किया और हिंदी की रक्षा के लिए उसका आम फहम तथा खास पसंद रूप में को प्रश्रय दिया। आम फहम तथा खास पसंद मतलब आम लोग भी जिसको बोले, और खास पसंद मतलब खास लोग भी जिसको पसंद करे बोलना। वो
इनकी प्रतिक्रिया में राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 96 ने हिंदी और उर्दू को न्यारी न्यारी बोली घोषित किया और अरबी और पारसी के शब्दों का प्रयोग किया। वे विशुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे। उनके शकुंतला नाटक में इसका रूप देखने को मिलता है। फिर ये कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को अपनाने के पक्षपाती थे। इसी समय के आसपास कुछ पाठ्य पुस्तकों की रचना हुई और कुछ अंग्रेजी से हिंदी गद्य में अनुवाद की वृत्ति भी चल रही थी। सन 1875 में ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना से पंजाब आदि अहिंदी प्रांतों में स्वामी दयानंद ने हिंदी का प्रचार किया। पंजाब में हिंदी गद्य का प्रचार करने वाले दो अन्य प्रमुख व्यक्ति थे। एक वहां समाज को बनाने वाले नवीन चंद्र जी थे, दूसरे हिंदू संस्कृति के रक्षक श्रद्धाराम फुलौरी। स्वामी दयानंद की हिंदी सेवा। स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में जो रचना की है, सत्यार्थ प्रकाश की, वो खड़ी बोली गद्य के परिमार्जित रूप में की। और जो श्रद्धा राम फुलौरी का भी गद्य सुलझा हुआ और प्रौढ़ है, जिसमें उन्होंने कठिन दार्शनिक तथ्यों को सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार इस युग में हिंदी गद्य का विकास करने में सामाजिक चेतना के सबसे बड़े पुरस्कर्ता आर्य समाज एवं उसकी प्रतिक्रिया करने वाले सनातन हिंदू धर्म सभा ने अपूर्व सहयोग दिया। भारतेंदु युग और हिंदी गद्य का विकास। भारतेंदु युग और हिंदी गद्य का क्या विकास। ठीक है। भारतेंदु युग के उदय के साथ हिंदी गद्य और पद्य दोनों नवयुवक चेतना के दर्शन होने लगते हैं। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास एवं हिंदी गद्य का सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। भारतेंदु जी आधुनिक गद्य के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करके गद्य रचना की और विद्वान लेखकों को आकर्षित किया। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का प्रारंभ हुआ। निबंध, जीवनी, उपन्यास, नाटक, गद्यानुवाद, समालोचना आदि। भारतेंदु ने गद्य की इस नवीन विधाओं पर स्वयं लेखनी उठाई और अपनी मित्र मंडली को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। इस युग के प्रसिद्ध गद्य लेखक ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन लाला और लाला श्रीनिवास दास, पंडित अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य सन 1903 से 1920 तक। ठीक है। तो द्विवेदी युग में क्या हुआ है, महावीर प्रसाद जो द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती का संपादन कार्य संभाला और हिंदी गद्य के विकास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस युग को द्विवेदी युग या परिमार्जित काल भी कहते हैं। उन्होंने इस युग में गद्य की भाषा परिमार्जन की और बहुत ज्यादा ध्यान दिया और हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने गद्य लेखकों को शुद्ध हिंदी लिखने का मार्ग दिखाया। इस युग में हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्राप्त हुई। हिंदी गद्य के निबंध, जीवनी आदि विधानों का विशेष विकास हुआ। इस युग में हिंदी गद्य की नई विधा कहानी का विकास हुआ। हिंदी गद्य के विषय क्षेत्र का विकास होने के साथ ही हिंदी गद्य शैली में भी विविधता आई। इस युग के प्रमुख गद्य लेखक थे, ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, जय शंकर प्रसाद, जय और चंद्रधर गुलेरी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह आदि। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल युग में हिंदी गद्य सन 1920 से 1937। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पश्चात हमें महारथी साहित्यकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल दिखाई पड़ते हैं और शुक्ल जी प्रमुख रूप से निबंधकार और समालोचक हैं। उनका अपने युग पर व्यापक प्रभाव है। उन्होंने अपने युग की साहित्यिक गतिविधि को विशेष रूप से प्रभावित किया, अतः उनके साहित्यिक रचना काल को हिंदी गद्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में हिंदी गद्य की सभी विधाओं को उत्कर्ष प्राप्त हुआ। निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी ने महान कार्य किया। उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हुआ। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद प्रेमचंद, सुदर्शन कौशिक जी, जैनेन्द्र कुमार आदि कहानीकारों ने उच्च कोटि के कहानी साहित्य की रचना की। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटक लिखकर महत्वपूर्ण कार्य किया। समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय आदि प्रमुख समालोचकों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार हिंदी गद्य की सभी विधाओं को इस युग में विशेष उत्कर्ष प्राप्त हुआ। वर्तमान युग में हिंदी गद्य सन 1937 से आज तक। वर्तमान युग में हिंदी गद्य अपनी चरम विकास की अवस्था को प्राप्त हो चुका था। गद्य शैलियों के विविध रूपी विकास हुआ है।
सैकड़ों समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। गद्य की विविध विधाओं का इस युग में विकास हुआ। नाटक के क्षेत्र में सेठ गोविंददास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि प्रमुख लेखक हैं। नाटक के एक नवीन रूप एकांकी नाटक का प्रारंभ इसी रूप में हुआ। एकांकी नाटककारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंददास, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट एवं भुवनेश्वर मिश्र आदि प्रमुख हैं। हिंदी कहानी की विभिन्न विविध शैलियां इस युग में विकास को प्राप्त हुई। जैनेन्द्र अज्ञे, इला चंद्र जोशी, मार्कंडेय प्रसाद सिंह, मोहन राकेश आदि प्रमुख कहानीकारों ने इस युग में कहानी को समृद्धि प्रदान की। उपन्यास के क्षेत्र में वृंदावन लाल शर्मा, सेठ गोविंददास, रांगे राघव, चतुर सेन शास्त्री, अजय, भगवती चरण वर्मा आदि प्रमुख हैं। इस युग में हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का महान व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। इस युग के अन्य समीक्षक ये हैं: डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर जय किशन प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी आदि। स्पष्ट है कि आधुनिक हिंदी गद्य विकास के पथ पर अग्रसर है। उसकी निरंतर समृद्धि हो रही है। उसमें अनेक नवीन शैलियां विकसित हो रही हैं। गद्य की विविध विधाएं विकसित हो रही हैं और उसका रूप विस्तार हो रहा है। विविध विधाओं के समूहों से युक्त हिंदी साहित्य अब एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। तो अगर जो है आप लोगों को मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, क्योंकि पहाड़ों पे ये जो मानसी का जो ये मॉडल पेपर है ये जल्दी से अवेलेबल नहीं होता, और जो ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उन छात्रों के पास समयाभाव रहता है, क्योंकि ज़्यादातर या तो वो हाउसवाइफ्स होती हैं, परिवार के सभी कामों का उत्तरदायित्व उन पर होता है, या फिर वो लोग जो जॉब करते हैं वो लोग होते हैं। और कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो जॉब भी कर रही हैं, परिवार भी संभाल रही है, लेकिन अब साथ में अपनी जो विद्या अध्ययन है उसमें बढ़ोतरी करना चाहती हैं, वृद्धि करना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों के पास समयाभाव रहता है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी उपयोगी लगती है मेरी वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को प्रसारित करें, कि ताकि जो बिल्कुल ऊपर पहाड़ पे भी बैठा बच्चा है और वो भी अगर अपनी जो पढ़ाई है बढ़ाना चाहता है, तो देखिए यूट्यूब सबके पास है और इंटरनेट कनेक्टिविटी सबके पास है, तो उनके भी काम मेरी ये वीडियो आ सके। अगर किसी एक बच्चे के मार्क्स में 1 नंबर का भी इजाफा मेरी वीडियो से होता है तो मैं सोचूंगी कि हाँ, मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक रहा। तो मेरे प्रयास को सार्थक बनाने में कृपया मेरा साथ दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।